हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायरेंट्स। ये हमारी हिंदी ग्रामर सीरीज का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने शब्द ज्ञान वाला टॉपिक पढ़ा था। तो ये जो वीडियोस आपकी रहेंगी हिंदी ग्रामर की, आपको इनके अलावा कोई और सोर्स रेफर नहीं करना है, केवल आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो ये वीडियोस इनफ है, तो इन्हीं को देखें, अच्छे से समझें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक बार आप आज क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं पिछले क्लास को ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आप कनेक्टेड फील करें। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था शब्द ज्ञान, यानी शब्द हमारे कैसे बनते हैं। उसमें हमने पढ़ा था वर्णमाला, क्योंकि जो शब्द होता है, कोई भी शब्द होता है, वो देखिए जैसे कि ये शब्द संज्ञा, ये कैसे बना है? स से और ज्ञ से और इस बिंदु से। मतलब यहाँ पे देखिए स है, ये हमारा व्यंजन है। यहाँ पे जो बिंदु है ये हमारा अनुस्वार था, हमने देखा था। ये ज्ञ है, ये भी हमारा व्यंजन है, और यहाँ पे जो अ की मात्रा है ये हमारा स्वर है। तो मतलब जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा उसको यहाँ पे हमने अप्लाई करके देखा कि सच में जो पढ़ा था वो हम यूज कर पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए अब मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। वहां पे हमने पढ़ा था हमारी वर्णमाला, कि वर्णमाला जो हमारी होती है उसमें टोटल 44 वर्ण होते हैं, जिनमें से 11 हमारे स्वर होते हैं और 33 होते हैं व्यंजन। फिर हमने देखा था स्वर थे हमारे अ से लेकर अंक तक, टोटल 11 स्वर थे हमारे। फिर थे हमारे व्यंजन टोटल 33। फिर स्वर को हमने क्लासिफाई किया था 3 पार्ट्स में। फर्स्ट थे हमारे ह्रस्व स्वर, जिन्हें बोलने में कम टाइम लगता है या फिर सिंगल मात्रा के जितना समय लगता है। वो हमारे केवल 4 थे, अ, ई, उ और री। सेकंड थे हमारे दीर्घ स्वर, जिन्हें बोलने में 2 मात्रा के जितना समय लगे। थर्ड थे हमारे प्लुत स्वर, जिन्हें बोलने में 3 मात्रा के जितना समय लगे। स्वरों के बाद में हमने देखे थे व्यंजन। व्यंजन वो होते हैं जिन्हें बोलने में स्वर की हेल्प लेनी पड़े। व्यंजनों को फिर क्लासिफाई किया था हमने स्पर्श व्यंजन में, अंतःस्थ व्यंजन में, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन में। यहाँ पे स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है जब हमारी जीभ हमारे मुंह के किसी भी हिस्से से टकराकर एक ध्वनि निकालती है तो उन्हें बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। इन्हें कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ्य में डिवाइड कर सकते हैं। फिर सेकंड थे हमारे अंतःस्थ व्यंजन। ये वो व्यंजन होते हैं जिन्हें बोलने में हमें ऐसा लगे कि हमारे जीभ, तालु, दांत और ओठ परस्पर सटने वाले होते हैं, परंतु वो पूर्णतः टच नहीं होते। ये केवल 4 ही होते हैं, य, र, ल और व। थर्ड थे हमारे उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन में बोलने में होता है कि हमारे मुंह से हीट बाहर निकलती है, यानी उष्म बाहर निकलती है। देखिए वो भी 4 तरह के थे, श, श, स और ह। फिर फोर्थ थे हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जिनमें जो 2 व्यंजनों के मिलने से बनते हों, जैसे कि वो थे हमारे छ, त्र, ज्ञ और श। इसके अलावा व्यंजनों को 2 पार्ट में और क्लासिफाई किया गया था, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब है जिन्हें बोलने में कम मेहनत करनी पड़े। वो कौन से होते थे हमारी प्रत्येक लाइन की, जैसे का से लेकर क, ख, ग, ग, ड़, ऐसे च, श, ज, ज, ड़, यहाँ पे हर लाइन में जो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ लाइन पे आते हैं वो थे हमारे अल्प प्राण। फिर हमें देखे थे महाप्राण। महाप्राण वो होते हैं जिन्हें बोलने में ज्यादा मेहनत करनी पड़े। वो हमेशा प्रत्येक लाइन में सेकंड और फोर्थ लाइन पे आते हैं। और इसके अलावा जो हमने 4 उष्म व्यंजन पढ़े थे, श, श, स और ह, ये सभी हमारे महाप्राण होते हैं। तो महाप्राण में कौन कौन से आते हैं? सेकंड प्लस फोर्थ और उष्म व्यंजन। तो लास्ट क्लास में हमने इतना ही पढ़ा था। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए ये हमारा आज का टॉपिक प्लान है। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। देखेंगे संज्ञा क्या होती है, संज्ञा का अर्थ क्या होता है, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा के उदाहरण देखेंगे, फिर संज्ञा के प्रकार देखेंगे और फिर आप घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और आप अगर आपको चाहिए कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि प्लीज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दीजिए, तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे फिर। या फिर हम सभी टॉपिक्स को करने के बाद भी क्वेश्चंस कर सकते हैं।
जैसा आप लोगों को ठीक लगे। अब देखिए, अब हम देखते हैं संज्ञा। हम देखेंगे संज्ञा का अर्थ और परिभाषा। सबसे पहले आप देखिए, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है सम प्लस ज्ञा। मतलब होता है, सम का मतलब है सम्यक और ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान। मतलब जिस चीज से हमें सम्यक का मतलब होता है राइट, जिस चीज से हमें किसी भी चीज का राइट ज्ञान हो, वो होती है हमारी संज्ञा। संज्ञा का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची। मतलब संज्ञा का दूसरा नाम क्या होता है? नाम। मतलब कोई भी चीज का जो नाम होगा ना, वो संज्ञा ही होगी हमेशा। मतलब उसमें क्या क्या हो सकता है? किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, यहाँ पे एक लिख रखा है, यहाँ पे होगा स्थान, किसी स्थान का नाम हो सकता है, या फिर कोई भाव का नाम हो सकता है, वो संज्ञा होता है। अब देखिए उदाहरण के थ्रू, ये देखिए व्यक्ति के नाम में क्या क्या आ गया? राम, सीता, तोता, बतख। तो ये सब क्या है? हमारे अध्यापक। ये क्या है? व्यक्ति के नाम है। तो हमने अभी क्या पढ़ा? किसी भी व्यक्ति, तो व्यक्ति के नाम ये रही। फिर वस्तु, वस्तु में आता है हमारा कोई भी, जैसे कि टेबल, कुर्सी, चेयर, किताब, पंखा, कुछ भी, वो सब वस्तु हो गए हमारे। फिर स्थान में आप देख सकते हैं दिल्ली, आगरा, मुंबई, जापान, अमेरिका, ये सब क्या हमारे स्थानों के नाम है। तो ये सब क्या है? संज्ञा है। उसी प्रकार भाव, आज तक आपने पढ़ा होगा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आज आपको पता लगेगा कि जो भाव होता है हमारा, वो भी एक संज्ञा ही होता है। सॉरी, यहाँ पे देखिए भाव में क्या क्या आता है। जैसे कि खटास, खट्टा क्या है? एक भाव है। मिठास, बुढ़ापा, सुख, दुख, लंबाई, सर्दी, ये सब क्या है? भाव है। भाव मतलब जिन्हें आप थोड़ा फील कर सके, वो होते हैं हमारे भाव। तो इस तरह हमने समझा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब नाम, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि इन सब चीजों के जब नाम होंगे तो वही आपकी संज्ञा कहलाएगी। हमने देखा संज्ञा के अर्थ और परिभाषा। अब देखते हैं संज्ञा का क्लासिफिकेशन। संज्ञा को हम 5 वर्गों में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड जातिवाचक, थर्ड भाववाचक, फोर्थ समूहवाचक और फिफ्थ होती है द्रव्यवाचक। अब इनको एक एक करके देख लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक। यहाँ पे आप व्यक्ति से क्या समझ पा रहे हैं? कोई आदमी, यानी कोई एक सिंगल थिंग। तो यहाँ पे व्यक्ति से हमको हमेशा समझ में आना चाहिए कि जो चीज एक इंडिविजुअल फॉर्म में हम पढ़ेंगे, मतलब कोई भी चीज जो इंडिविजुअल होगी, वो होती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। जिस संज्ञा शब्द द्वारा किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए यहाँ पे ताजमहल है, ताजमहल क्या एक इंडिविजुअल चीज है, ठीक है। राम है, राम एक सिंगल आदमी है, उसका नाम राम है, वो एक इंडिविजुअल है। जैसे काशी है, रामायण है, एक इंडिविजुअल चीज है। तो व्यक्तिवाचक से हमें समझ में आता है कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति हो, कोई भी इंडिविजुअल वस्तु हो, कोई भी इंडिविजुअल स्थान हो, उनको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, व्यक्तियों के नाम, ये सभी इंडिविजुअल चीजें हैं। देखिए चाहे पूरब हो, पश्चिम हो, सावन, भादो, मतलब ये ग्रुप में नहीं है, सिंगल है ये। तो ये होते हैं हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे देखिए ऐतिहासिक युद्ध और घटनाओं के नाम, हमने क्या देखा था? संज्ञा हमेशा किसी भी चीज का नाम होती है। तो यहाँ पे किसी घटना का नाम है तो ये भी संज्ञा होगी। प्लासी का युद्ध, ये एक इंडिविजुअल घटना है, ये कोई ग्रुप में नहीं हुई थी। ऐसे ही हल्दी घाटी का युद्ध, ये भी एक इंडिविजुअल घटना है। तो व्यक्तिवाचक में हम पढ़ेंगे कोई भी चीज जो इंडिविजुअल होती हो, वो होती है व्यक्तिवाचक। और यहाँ पे देखिए नोट आप, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन के रूप में ही किया जाता है। एक वचन का मतलब देखिए, जैसे राम है, राम के बारे में कोई सेंटेंस बोलते हैं हम, राम स्कूल जाता है, तो हमने यहाँ पे केवल राम को एक वचन में बोला है। राम का जैसे ऐसा नहीं बोला रामो स्कूल जाता है, फिर रामा स्कूल जाती है, जाता है। तो यहाँ पे हमेशा इनका प्रयोग एक वचन में ही होगा। देखिए नर्मदा, नर्मदा को हम, इसका बहुवचन क्या होगा? आप खुद सोचिए, उसका कुछ बहुवचन नहीं होगा ना। तो ये सभी व्यक्तिवाचक जो होते हैं, ये इंडिविजुअल इसलिए होते हैं क्योंकि हमें पता है ये एक वचन के रूप में हमेशा प्रयोग होते हैं। और यहाँ पे इसका मतलब भी
व्यक्तिवाचक का मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल थिंग। ये देखिए दिवाली, ये क्या इंडिविजुअल है। ईद, ये क्या है, इनका प्रयोग हम बहुवचन नहीं कर सकते। हमने ईद मनाई, हमने बहुत सारी ईद साथ में मनाई है, तो यहाँ पे हमने ईद को एक बहुवचन में नहीं बोला, बहुत सारी ईदों या फिर बहुत सारी ईदा ऐसे करके नहीं बोल सकते। ईद हमेशा ईद ही रहेगा। अब देखिए ऐसे ही हमारा स्वतंत्रता दिवस है। सेकंड है अपना जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक ही जाति, देखिए जो हमने पढ़ा था व्यक्तिवाचक में, ये उसका ही उल्टा है। व्यक्तिवाचक में हमने देखा था कोई भी इंडिविजुअल थिंग, यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई भी ग्रुप है। जाति का मतलब यहाँ पे है ग्रुप, जाति का मतलब यहाँ पे है ग्रुप। देखिए जाति का मतलब यहाँ पे ग्रुप है। जिस शब्द से एक ही जाति के समस्त पदार्थों अथवा प्राणियों का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे कि मनुष्य, जब मैं मनुष्य बोलती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल अपने बारे में सोचेंगे। मनुष्य का, जब एक मनुष्य हम शब्द बोलते हैं, इसका मतलब है कि दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं वो इस मनुष्य के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो मतलब ये एक ही जाति के हैं, मतलब मनुष्य जाति से ही बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, एक ही जाति के जो समस्त पदार्थ उस ग्रुप के अंदर आ जाते हैं तो वो होती है हमारी जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि लड़का, जब मैंने लड़का शब्द बोला तो इसका मतलब है कि दुनिया के सभी लड़के इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे अध्यापक, तो दुनिया के सभी अध्यापक इस शब्द के अंदर आ जाते हैं। तो ये होता है हमारे जातिवाचक संज्ञा, मतलब एक ही जाति के जो समस्त पदार्थ उसके अंदर आ जाते हैं तो होते हैं जातिवाचक संज्ञा। फिर थर्ड देखते हैं भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा गुण, दशा, व्यापार या भाव का बोध हो उसे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। मतलब हमें किसी अपने भाव का बोध हो। जैसे कि प्रभुता एक भाव है, परायापन एक भाव है, जब किसी के साथ परायापन वाली फीलिंग आती है। अहंकार, अहंकार की भावना, तो क्या है, ये सब भाव है। ममता, ममत्व की भावना, यानी ममता की भावना। मधुरता, मधुरता की भावना, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब देखिए ये थी भाववाचक संज्ञा। अब हम देखेंगे कि जो एक संज्ञा की फॉर्म को दूसरी संज्ञा में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि जातिवाचक से निर्मित भाववाचक संज्ञा। ये देखिए जाति का मतलब होता है ग्रुप, किसी एक ग्रुप से हम भाववाचक में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे। देखिए पशु, पशु एक ग्रुप है, मतलब पशु बोलने पर दुनिया के सभी पशु जो है उसके अंदर आ जाएंगे। जो पशु से जो भाववाचक संज्ञा बनती है होती है पशुता। ऐसे देखिए मित्र से मित्रता, दुश्मन से दुश्मनी। अब देखिए सर्वनाम से होते हैं सर्व से सर्वस्व, सर्वनाम होते हैं जिन्हें संज्ञा के स्थान पर यूज किया जाता है। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सर्वनाम को। फिर देखिए विशेषण, विशेषण वो होता है जो किसी चीज की विशेषता बताता हो। जैसे कि वह बहुत मधुर बोलती है, तो यहाँ पे मधुर से क्या भाव बना, मधुरता। चतुर से चतुराई। ऐसे देखिए क्रिया, क्रिया का मतलब होता है कोई भी काम करना। देखिए जैसे खेलना, खेलना से बना खेल। चमकना से बना चमका, ये भाव है। फिर फिफ्थ हमारा अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। अव्यय होते हैं हमारे ऐसे शब्द जिनमें यदि हम वचन चेंज कर दें, यदि जैसे उनको एक वचन से बहुवचन बना दें या फिर उनको स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना दें, मतलब ना तो वचन के चेंज करने से और ना ही लिंग के चेंज करने से उनमें कुछ भी अंतर आता है, वो होते हैं हमारे अव्यय। जैसे कि देखिए शीघ्र, शीघ्र का कुछ बहुवचन नहीं हो सकता और ना इसका कोई स्त्रीलिंग है ना इसका पुल्लिंग है। अगर आप चेंज भी करते हो तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। शीघ्र हमेशा शीघ्र ही होता है। तुम यहाँ शीघ्र आओ, तो आप इसको कभी भी कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, ना इसका वचन चेंज कर सकते हो ना इसका लिंग चेंज कर सकते हो। तो देखिए अव्यय, अव्यय हमारा दूर, दूर से जो भाव बना वो दूरी, निकट से निकटता। तो यहाँ पे हमने सीखा कि हमारे एक जो होते हैं, मतलब एक टाइप की संज्ञा को दूसरी टाइप की संज्ञा में कन्वर्ट करना। जातिवाचक से भाववाचक, फिर सर्वनाम से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक, क्रिया से भाववाचक और अव्यय से भाववाचक। देखिए हम अपनी 4 टाइप की संज्ञा पढ़ेंगे। अब समूहवाचक में होता है
जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा अनेक प्राणियों पदार्थों आदि के समूह का बोध हो। यहाँ पे देखो, हमने पढ़ा था एक व्यक्तिवाचक जिसमें सभी इंडिविजुअल्स आते हैं, फिर पढ़ा था जातिवाचक। जातिवाचक में था एक ही टाइप की जब सभी चीजें उस ग्रुप में आ जाए, जैसे कि पशु। पशु में क्या है, दुनिया के सभी पशु उस शब्द के अंतर्गत इंक्लूड हो जाएंगे। और समूहवाचक में क्या है कि विभिन्न प्रकार के प्राणी पदार्थ, इन सब से जो एक चीज मिलके बनती है वो होती है समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि ये देखिए मेला, मेले में आप खुद सोचिए क्या क्या होता है। मेले में दुकानें होती हैं, खाने पीने की दुकानें होती हैं, कपड़ों की दुकानें होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, टेबलें होती हैं, चेयर्स होती हैं, स्टॉल जहाँ पे वो लगाते हैं, टेंट होता है। तो कितनी ही तरह की चीजें मिलकर मेला बनाती हैं, मतलब कितने ही अलग अलग प्राणी होते हैं, कितने ही अलग अलग पदार्थ होते हैं जो सब मिलके उस मेले को बनाते हैं। तो वो होते हैं समूहवाचक संज्ञा। मतलब जो विभिन्न टाइप की चीजें विभिन्न टाइप के प्राणी पदार्थ मिलकर जब चीजों को बनाते हैं तो होते हैं हमारी समूहवाचक संज्ञा। मतलब अनेक प्राणी पदार्थों के समूह की कल्पना की जाती है, लेकिन उनका उच्चारण एक ही शब्द में किया जाता है। मतलब वहां पे जैसे आप मेला बोलते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप बोलें कि वहां पे अलग अलग चीजों को अलग अलग क्लासिफाई नहीं करेंगे कि ये है या ये है, हम उसे ओवरऑल मेला ही बोलते हैं उस जगह को। फिफ्थ हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु का बोध हो उसे बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि सोना, चांदी, पानी है हमारा, ये भी एक धातु ही है। तो जिन जिन शब्दों से किसी धातु का बोध होता हो वो होता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए चांदी को भी, जैसे द्रव्य का मतलब होता है लिक्विड। देखिए पानी लिक्विड है, सोने को भी पिघला के लिक्विड किया जा सकता है, चांदी को भी लिक्विड किया जा सकता है। तो मतलब लिक्विड चीजें जो धातु भी हो तो वो होती है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं तो उनकी संज्ञा जातिवाचक हो जाती है। इसका मतलब देखिए, व्यक्ति का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, कोई भी एक इंडिविजुअल का नाम। देखिए लुकमान कौन था, लुकमान पुराने जमाने में एक आदमी था जो बहुत अपने टाइम का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। तो देखिए लुकमान क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, परंतु जब हमें बुद्धिमान लोगों को ऐसे इंडिकेट करना होता है तो हम बोलते हैं कि वो तो इस जमाने के लुकमान है। मतलब यहाँ पे लुकमान का प्रयोग हो रहा है एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में, कि मतलब लुकमान एक जाति है। जाति कैसे, कि जाति मतलब जहाँ पे एक ही टाइप के सभी लोग आते हो तो लुकमान क्या है, लुकमान में दुनिया के जो सभी बुद्धिमान है वो लुकमान है। तो यहाँ पे लुकमान को एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में यूज किया जा रहा है। जब हम कहते हैं कि वो तो इस जमाने के लुकमान है, मतलब ये सभी बुद्धिमान लोग लुकमान हैं। वैसे कि जबकि लुकमान एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बस आज की क्लास में इतना ही था। अब एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं क्लास का। हमने पढ़ा संज्ञा के बारे में, संज्ञा क्या होती है, फिर हमने संज्ञा के 5 भेद देखे। संज्ञा आपको बताया था मैंने कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम संज्ञा होती है। ये 5 में क्लासिफाई होती है, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक में मतलब होता है कोई भी इंडिविजुअल का जो नाम होता है वो व्यक्तिवाचक होता है। जातिवाचक में जब एक ही जाति के लोगों को मिलाकर जो नाम लिया जाता है वो जातिवाचक संज्ञा होती है। भाववाचक में किसी भाव, कोई भाव दर्शाया जाए, जैसे कि पशुता एक भाव है, मित्रता एक भाव है, तो ये थे भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक में क्या है, डिफरेंट पदार्थ और प्राणी मिलकर जो समूह बनाते हैं होते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि मेला, पुस्तकालय। पुस्तकालय कैसे बनता है, वहां पे रखी टेबल्स, चेयर्स, किताबें, न्यूज़पेपर्स, तो इन सब ये सब मिला के बनाते हैं लाइब्रेरी को। तो वो हो गया हमारा समूहवाचक संज्ञा। फिफ्थ हमने पढ़ा था द्रव्यवाचक संज्ञा। मतलब कोई भी चीज जो लिक्विड और धातु हो वो होती है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे कि सोना, पानी, चांदी एक्सेट्रा। तो आज की क्लास में इतना ही था। अभी आपको करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, डू द क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवाइज इट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।